कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। माई सेल्फ सोनम सिंह, आपका स्वागत है हमारे एस्पायरिंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी पर। ठीक, धन विधेयक, इसको क्या बोलते हैं भाई? मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल की बात करें तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो आर्टिकल 109 में इसकी डिफिनीशन कही गई है। और अगर हम धन विधेयक के बारे में बात करें तो आप जानते हैं आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बात करें धन विधेयक। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के कितने भाई हाउस हैं? दो हैं, एक लोकसभा, दूसरे राज्यसभा। दूसरी क्या है? राज्यसभा है। पहला क्या है? लोकसभा। लोकसभा। सेकंड क्या है? राज्यसभा। सेकंड क्या है? राज्यसभा है। अगर हम आप जानते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा कि राष्ट्रपति परमिशन देगा सबकी धन विधेयक को। सबसे पहले कहाँ, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक की बात करें तो सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा कि न कि राज्यसभा में। धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन से, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की परमिशन से सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। उसके बाद कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। कहाँ आएगा? राज्यसभा में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन से लोकसभा में आएगा, फिर उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद आएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा अगर 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले जो है, 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा जो है क्या करे, उस एक्ट को सिग्नेचर करके पारित करके कहाँ पहुँचा दे? लोकसभा में पहुँचा दे। तो जो है क्या है, राज्यसभा का मन कहे तो उसको 14 दिन रखे या ना रखे अपने पास और लोकसभा में पहुँचा दे तो क्या कहा जाएगा ये भाई? तब भी धन विधेयक पारित हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें विधेयक की तो दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। कितने प्रकार के विधेयक है, कितने प्रकार के बिल है? एक सरकारी बिल और गवर्नमेंट, और एक जो है अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले धन विधेयक कहाँ आएगा? राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। लोकसभा में अगर हम सीटों की बात करें, लोकसभा में सीटों की बात करें, अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितनी सीटें हैं लोकसभा में? लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? 552 हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए, अगर हम करंट की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी मिनिमम सीटें हो गई हैं? 543 हो गई हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पहले लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? 2। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? तो भाई 12। लेकिन क्या हुआ कि अब संशोधन के द्वारा इनको हटा दिया गया है। जो आर्टिकल 331 की बात में 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करेगा? 2 लोकसभा में और 12 कहाँ? राज्यसभा में। लेकिन क्या हुआ कि एक संशोधन हुआ और उसके द्वारा क्या कर दिया गया? लोकसभा और राज्यसभा से ये मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया और 543 सीटें वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया है, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बात की गई है इसके संसद को अस्थायी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। तो सही बात है। अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। और अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा है। अस्थायी सदन
लोकसभा और अस्थायी सदन क्या है, राज्यसभा है। और दूसरी बात करें, दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है दूसरे ऑप्शन में इसे केवल लोकसभा में और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता। हमने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति परमिशन देगा तभी जो है क्या होगा, लोकसभा में धन विधेयक लाया जाएगा, मनी बिल लाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति से कहाँ आएगा धन विधेयक, लोकसभा में आएगा। उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के अंदर जो है उस विधेयक को पारित करके लोकसभा में देगा। और ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक में किस आर्टिकल में है, 109 में इसकी डिफिनीशन की बात की गई है और 110 में धन विधेयक को बताया गया कि धन विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ आएगा, तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, उसके बाद कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। हाँ, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। तो सही बात है, हमने आपको बताया कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा क्या करेगा, लोकसभा में भेज देगा। तो सही बात है, इसमें सीमित शक्तियां हैं, ये भी सही है। और संविधान का अनुच्छेद 112 फोर्थ ऑप्शन में है, संविधान का अनुच्छेद 112 धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो बिल्कुल गलत है। अब देखिएगा, हमने आपको बताया कि अगर धन विधेयक की बात करें, मनी बिल की बात करें तो किस आर्टिकल में है, 110 में है। तो इसमें 112 कहा गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब उसके बाद बात करें कि अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इधर ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें क्या है भाई, फोर्थ वाला गलत है। सेकेंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन गलत है, सेकेंड क्वेश्चन में 4 ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें कहा गया ना धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन गलत है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एस्पायरिंग वॉरियर्स पे। ठीक है, एस्पायरिंग वॉरियर्स का एक ग्रुप बना है टेलीग्राम पे, आप उस पर जुड़ सकते हैं और आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। अब हम तीसरे की बात करें, जीएसटी के निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है, जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती। अब हम सबसे पहले बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है भाई, गुड सर्विस टैक्स। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि एक दिया गया है पेट्रोल और बिजली पे, मतलब पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पे। पहला क्या ऑप्शन है, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी लगता है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है कि इनमें से जीएसटी किस पर नहीं लगेगा। और सेकेंड ऑप्शन की बात करें, कॉस्मेटिक एंड पेट्रोल्स, सेकेंड की बात करें कॉस्मेटिक्स एंड पेट्रोल की बात करें तो इसमें जो है, इसमें दोनों पर जीएसटी नहीं लगता। गुड सर्विस एंड टैक्स की बात करें तो इस पे दोनों पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉस्मेटिक और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, तो 4 ऑप्शन है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जीएसटी पूछा गया है किस पर नहीं लगेगा। अगर हम जीएसटी की बात करें तो पेट्रोल जिसमें होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो पेट्रोल आप देख रहे हैं, पेट्रोल फर्स्ट में है और जो है सेकंड में है। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से देखा जा सकता है कि इन दोनों ऑप्शन से किसी में होगा। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, तो दोनों ऑप्शन में है। हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी पर जो है जीएसटी लगता है। क्या लगता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी लगता है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें
इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। मतलब किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। सत्याग्रह मतलब साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कब जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं गांधी जी 15 जनवरी 1915 को, गांधी जी 15 जनवरी 1915 को कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी भारत आए कब, भारत आए कब, तो 15 जनवरी 1915 को, 15 जनवरी 1915 को कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी अगर बात करें गांधी जी भारत कब आए, तो 1915 को जो है गांधी जी भारत आते हैं। 1915 को गांधी जी कहाँ आते हैं, 1915 में भारत आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी 1915 में भारत आए और इन्होंने क्या किया, 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कब भाई, 1915 में ही साबरमती आश्रम की क्या करते हैं, आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती के आश्रम, अब पूछा जाएगा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करते हैं, तो आप लोग अहमदाबाद का नाम सुने होंगे, अहमदाबाद का नाम सुने होंगे। अहमदाबाद में कहाँ करते हैं, अहमदाबाद कहाँ है, तो ये कहाँ है भाई, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन में ये बात कही गई है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तेलुगु में लिखी गई कृष्णदेव राय की एक कृति है। देखिए आपके एग्जाम में एक रचना तो जरूर पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। विष्णु और अंडाल के विवाह का वर्णन करती है। कौन सी कृति है जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है और विष्णु और अंडाल के विवाह की क्या है भाई, विष्णु और अंडाल के विवाह का वर्णन करती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो डायरेक्ट आंसर ही है आपका, डायरेक्ट आपका आंसर ही है। ये कौन सी कृत है, आमुक्त मालिदा, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई कौन सी है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है, कृति कौन सी है, तो कौन सी कृत है, सबसे पहले बात करें कौन सी कृत, आमुक्त मालिदा है। आमुक्त मालदा है, आमुक्त मालदा कौन सी कृत है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बात की गई है, देखिए आपके एग्जाम में करंट भी पूछा जाता है। तो आप जानते हैं जो सेंसस हुआ है, सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो उससे क्वेश्चन तो जरूर रहता है। क्या रहता है भाई, एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, किस नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो सबसे कम किस राज्य में है भाई, सबसे कम किस राज्य में है, केरल राज्य में है, केरल राज्य में। अब ध्यान दीजिएगा, केरल राज्य एक क्वेश्चन और फंसता है, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर
सबसे ज़्यादा है, चाहे वो महिला की बात करें चाहे वो पुरुष की बात करें। किसकी बात करें? चाहे वो महिला की बात करें चाहे वो पुरुष की बात करें। जैसे इसमें दिया गया शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। यही बात की जाए कि सबसे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां साक्षरता सबसे ज़्यादा है, तो चाहे वो पुरुष की, आप जानते हैं कि पुरुष और महिला का अलग अलग दिया रहता है, लेकिन अगर हम यहाँ केरल की बात करते हैं तो केरल में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगर हम और राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें है? केरल राज्य में है। और यही बात करें सबसे कम साक्षरता दर के कहाँ सबसे ज़्यादा है? सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो आप बिहार का नाम सुने होंगे। बिहार में जो है महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। और वहीं हम बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन में आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। आज टाइम बहुत कम है इसीलिए आपको ऊपर से थोड़ा सा पढ़ा दिया जा रहा है। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है इंस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी है, आप आके वहाँ जो है आप अपना जो है ट्रायल ले सकते हैं, तो वहाँ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का कल एग्जाम है इसीलिए थोड़ा जल्दी में आपको बता दिया जा रहा है कि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको पूरा डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा, ये तो बस ऊपर से ऐसे पढ़ा दिया जा रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन फंसता है। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें भाई? आप जानते हैं कि जो आर्टिकल है क्या है भाई? जो आर्टिकल है, आर्टिकल की बात करें, ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने आर्टिकल हैं अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए? वैसे 475 है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 395 के। कितने आर्टिकल है? 395 टोटल आर्टिकल है। अगर हम बात करें तो 395 में हम बात कर रहे हैं किसकी? 21A की। आर्टिकल 21A। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या था? 21 था, आर्टिकल 21 था, लेकिन जो है उसके बाद क्या हुआ? 21A जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? आप जानते हैं कि संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा जो है कुछ ना कुछ जोड़ा गया। जैसे 21 था, फिर उसके बाद A लाके जोड़ दिया गया, मतलब इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 21A की तो ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? शिक्षा से संबंधित है ना। तो अगर हम बात करें कि 21A किससे संबंधित है तो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इसमें किसकी बात की गई है? एक है आर्टिकल 45, वो भी किससे संबंधित है? शिक्षा से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और दोनों में क्या है कि एक में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और इसमें क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूरेनियम अयस्क के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूरेनियम अयस्क के लिए जाना जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से करना है। इसमें है यूरेनियम उत्पादन के लिए दिया गया है, यूरेनियम उत्पादन के लिए दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक कनाडा है, चाइना है, पाकिस्तान है, और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो जायरे है। क्या है भाई?
जायरे है। तो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? कनाडा में होता है। कहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है? कनाडा में होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है? पूछा गया है इस निम्नलिखित में से किसे गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन है हथकरघा। हथकरघा, हथकरघा मतलब हैंडलूम की बात हो रही। एक ऑप्शन है हथकरघा मतलब हैंडलूम की बात हो रही है। दूसरा है मरम्मत कार्यशाला। दूसरा क्या है भाई? मरम्मत कार्यशाला। दूसरा क्या है? मरम्मत कार्यशाला। तीसरा क्या है? डेयरी उद्योग है। चौथा क्या है? छोटा सड़क परिवहन। अगर हम बात करें ये इसमें आंसर कौन सा रहेगा भाई? इसमें क्या कहा गया है? गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि। गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि, गैर कृषि क्षेत्र गतिविधि के रूप में नहीं जाना जाता है। के रूप में नहीं जाना जाता है। नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन है हथकरघा है, जो कि गैर कृषि क्षेत्र से क्या गतिविधि के रूप में जाना जाता है। इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? डेयरी उद्योग। आंसर क्या रहेगा भाई? डेयरी उद्योग ऑप्शन रहेगा। आंसर क्या रहेगा? डेयरी उद्योग। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, हाँ इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि की अवधि है? देखिए जनसंख्या, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या में, मतलब देखा जाए तो किस वर्ष जो है जनसंख्या में ज़्यादा जो है वृद्धि हुई थी? क्या भाई? अगर देखा जाए ऑप्शन दिया गया है और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से ईयर में जनसंख्या की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी? किसकी वृद्धि? जनसंख्या की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। तो ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन की बात करें, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। तेजी से वृद्धि। तो अगर हम जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की बात करेंगे तो इसमें आंसर है 1951 से, आंसर ध्यान दीजिएगा, 1951 से 1981 तक जो है क्या हुआ कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक, टाइम कम है इसीलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं हम, हाँ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम 11 क्वेश्चन की बात करें, कौन से नंबर के क्वेश्चन की बात करें? 11 क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसने यह तर्क दिया है कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? अगर घाटा ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे? अधिक बचत करेंगे। ये किसका तर्क था? तो आप जानते हैं कि अलग अलग भाई ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है अमर्त्य सेन, और उसके बाद अगर बात की जाए अमर्त्य सेन है, और उसके बाद क्या है? एस्थर डोल्फो हैं, एडम स्मिथ हैं, और डेविड रसगोद क्या है भाई? हाँ ध्यान दीजिएगा, डेविड रिकार्डो हैं। अगर हम बात करें, इसमें कहा गया, किसने कहा है कि अगर उच्च घाटा, ज़्यादा घाटा हो रहा है तो उसमें किसने कहा है, किसका तर्ज है ये कि अगर उच्च घाटा हो रहा है, मतलब ज़्यादा घाटा हो रहा है तो लोग बचत ज़्यादा करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, डेविड रिकार्डो का नाम सुने होंगे। किसका नाम भाई?
आंसर डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का नाम सुने होंगे। इन्होंने कहा है, डेविड रिकार्डो का नाम सुने होंगे। इन्होंने कहा है कि अगर उच्च घाटा है, ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो क्या होगा भाई, लोग बचत ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे, लोग बचत ज़्यादा करेंगे। तो यही क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, हाँ, अगर हम बात करें अनुच्छेद 22 के बारे में, अनुच्छेद 22 के बारे में, आर्टिकल 22 की बात की जाए, आर्टिकल 22 दिया गया है, अनुच्छेद 22 दिया गया है, अनुच्छेद 22 दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 22 के खंड, जैसे हमने कहा एक क्लॉज होता है, एक सब क्लॉज होता है ना, जैसे एक सब्जेक्ट होता है, एक सब सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब विषय, उसके अंतर्गत जो आएगा वो उप विषय हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है इसमें दिया गया है 22, आर्टिकल 21 ए की बात की गई है और 21 बी की बात, 22 बी की बात की गई है। आर्टिकल 22 ए की बात की गई है और आर्टिकल 22 बी की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 22 के खंड 1 और अनुच्छेद 22 के खंड 2 के तहत प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए जो फिलहाल एक दुश्मन विदेशी है, उसके लिए जो है प्रावधान लागू नहीं होते हैं 22(1) में। इसमें ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 22(1) है और अनुच्छेद 22(2) है, उसमें कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के लिए जो फिलहाल एक दुश्मन विदेशी है, तो ये सही है कि इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। आर्टिकल 22 में विदेशियों के लिए प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात की जाए कि किसी भी व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। तो सही बात है, ये आपको जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आर्टिकल 2 और 3 में क्या बात की गई है। अभी टाइम थोड़ा कम है, इसीलिए आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी ये थोड़ा डिटेल में टॉपिक है और आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। आर्टिकल कौन सा क्वेश्चन है भाई, अगर बात करें क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1 and 2 बोथ, 1 and 2, यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। अब उसके बाद बात करते हैं, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देखिएगा, अलग अलग चैनल दिया जाएगा आपको, जब जियोग्राफी हम पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग चैनल दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, कौन सा चैनल मिनिका और लक्षद्वीप को अलग करता है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, अलग अलग अगर हम कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे, महाद्वीप पढ़ाएंगे, उसमें भी बहुत सारे चैनल हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैनल किसको अलग करा। लेकिन अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, किस कॉन्टिनेंट की, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 डिग्री जो चैनल है, कौन सा भाई, कौन सा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो 9 डिग्री चैनल है, कौन सा, देखिएगा, जो 9 डिग्री चैनल है, हाँ, जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। ठीक है, और ऑप्शन है अंडमान निकोबार। तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया अभी हम उसी पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम पढ़ाएंगे ही आप लोगों को। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार नहीं है। अगर हम बात करें ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान की बात करें,
तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें दमन और दीव की, तो दमन और दीव भी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? लक्षद्वीप और मिनी का है। किसका नाम? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड मिनी का है, मिनी का है। किसको किसको अलग करेगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है पूछा गया है कि देखिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है और उसमें झील दिया गया है। आपसे झीलों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए आपको इसलिए ये सब बताया जा रहा है कि इसी बेसिस पे जो है आपका एग्जाम होने वाला है, जो कल है, और टाइम बहुत कम है इसीलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस जो क्वेश्चन दिया गया है ये बताया गया है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी बेसिस पे पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन तो भाई हम इसमें अरेंज नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग ये सब टॉपिक देख लीजिएगा। बाकी आप तो जानते ही हैं कि इतना छोटा सिलेबस तो है नहीं ना, तो सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैटर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए कल, फिर उसके बाद आइए आपको डेली जो है डिटेल में पूरी क्लासेस चलाई जाएंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए हम बात करते हैं लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड की बात करते हैं। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड की बात करते हैं। इसमें दिया गया है लेक मतलब झील की बात की गई है। इसमें दिया गया है सोंगमो झील कहाँ पाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है सोंगमो झील, सोंगमो झील की बात की गई है। सेकेंड बात की गई है बड़खल झील, बड़खल झील। थर्ड की बात की गई है तो लोकटक झील। और फोर्थ की बात की गई है लोकटक झील के बाद कौन सी बात की गई है? लोनार झील की बात की गई। कौन सी झील? लोनार झील। ये सब आपको बताएंगे। जो लोनार झील है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको वोल्केनो पढ़ाया जाएगा, ज्वालामुखी पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। अभी बस हम आपको आंसर मार्क कर दे रहे हैं, बाकी आपको ये भी बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा, सारा बताया जाएगा। लेकिन ये है कि अभी आप लोग आंसर देख लीजिए, आप लोग आंसर देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन भाई? आपसे पूछा गया है लोनार झील। सबसे पहले हम बात करें जो सांगबो झील है वो कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाएगी, सिक्किम में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम सांगबो झील की बात करें तो सिक्किम में पाई जाएगी। और ये कहाँ पाई जाएगी? हरियाणा में पाई जाएगी। और अगर हम बात करें लोकटक झील और लोनार झील की बात करें, लोकटक कहाँ है भाई? मणिपुर में है। और अगर हम फोर्थ की बात करें लोनार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। जो लोनार लेक है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि जो वोल्केनो है वो किसका एग्जाम्पल है? जो लोनार लेक है ये वोल्केनो का एग्जाम्पल है। जब आपको जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि लोनार झील कहाँ से निकली है और इसका उद्गम कैसे हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि समान वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। जहाँ समान की बात की गई है और उसके बाद कहा गया है कि समलवण को कौन सी रेखा मिलाती है? समलवण को कौन सी रेखा मिलाती है? तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा हो जाएगा? लवण ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए हम आंसर मार्क करते रहे हैं। बाकी अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है अधिकार परीक्षा शब्द क्या है? अधिकार परीक्षा शब्द क्या है? अधिकार
परीक्षा। आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें से एक अधिकार परीक्षा भी है। अधिकार परीक्षा भी है। इसमें कहा गया है कि किस अधिकार से, इसका अर्थ होता है, इसके हम अर्थ की बात करें तो इसमें कहा गया किस अधिकार से, किस अधिकार से, इसका अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अगर हम बात करें 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है मद्रास महाजन सभा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें कहा गया है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन किया था? ये एक तरह का संगठन था, एक तरह का क्या था? संगठन था। इसमें कहा गया है कौन कौन किया है? तो ऑप्शन है एम बी राघवाचारी, सी राजगोपालाचारी और कौन है? पी आनंद चार्लू। तो आप जानते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया है? तो वीर राघवाचारी किए हैं, वीर राघवाचारी। और कौन किया है? थर्ड ऑप्शन है पी आनंद चार्लू। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 and 3 आंसर हो जाएगा, 1 and 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 and 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 17 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत। आप जानते हैं जो, अगर हम बात करें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है? 7वां भाग है। तो ऑप्शन है जनपद है, दुर्ग है, मित्र है, कोष है। जनपद है, सप्तांग, राज्य का सप्तांग। इसमें क्वेश्चन है कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से राज्य का 7वां भाग कौन सा? सप्तांग मतलब 7 भाग हैं। 7 भागों में आपसे पूछा गया है जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें 7वां भाग कौन सा है? जनपद है, मित्र है, कोष है कि भाई दुर्ग है। तो आप जानते हैं अगर हम सप्तांग सिद्धांत की बात करें, सप्तांग सिद्धांत, इसमें कितने सिद्धांत हैं? 7 सिद्धांत की बात की गई है, 7 सिद्धांत की बात की गई है। इसमें पूछा गया जो 7वां भाग है वो किसका उल्लेख करता है? तो 7वां भाग जो है वो किसका है? मित्र का है, मित्र का। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मित्र आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मित्र ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए और आपको डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्पायरिंग वॉरियर्स से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्पायरिंग वॉरियर्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए आप उससे जुड़ सकते हैं। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप आके यहाँ इंस्पायरिंग वॉरियर्स से आप ट्रायल क्लास भी ले सकते हैं। मंडे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी जैसे चलती है आपकी क्लास, और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम कम होने की वजह से जो है थोड़ा जल्दी कराया गया क्वेश्चन, और उसके बाद आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कल के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक, और इसी के साथ थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।